हेलो बच्चों, अपना अगला टॉपिक है फूड विषाक्तन। फूड विषाक्तन क्या होता है भैया? फूड विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। अब भैया फूड पॉइजनिंग होती कैसे है? तो पहला इसका जवाब है क्या, जब आप कोई भी खाना खाते हो या उस खाने को थोड़ी देर खुला छोड़ देते हो तो उसमें क्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या जन्म लेना चालू कर देते हैं। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के दौरान क्या कुछ विषैले यानी जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। अब जब ये जो हमारा खाना है उसमें जब जहरीली चीज़ें मिलेंगी तो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही है। अब जब हम उस खाने को खाते हैं और खाने के बाद क्या हमें वॉमिटिंग वगैरह होती है और कई बार ये वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग है यानी हमारा खाद्य विषाक्तन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, भयानक हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अपना अगला टॉपिक है खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परीक्षण कहते हैं क्या, जब हम अपने खाने के फूड को बहुत लंबे समय तक बचा के रखते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, खाद्य परिरक्षण। अब ये खाद्य परीक्षण का एक आध एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। तो बच्चों पहला उदाहरण जो है वो है क्या, अचार। आपने सभी ने अचार खाया होगा गाँव में या घर पे। वो जो अचार है आपको बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। तो कैसे टिका रहता है? क्योंकि उसका क्या, हम उसे क्या करते हैं, खाद्य परीक्षण करते हैं, इसलिए आपका अचार बहुत लंबे टाइम तक बचा रहता है। अब भैया फूड जो हमारा जो खाद्य परीक्षण है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है, यानी खाद्य परीक्षण करने की अलग अलग विधियां हैं। अब कुछ विधियों के बारे में हम इधर जान पड़ेंगे। पहला है हमारा क्या, रासायनिक उपाय। क्या हम रासायनिक तरीके से भी क्या करते हैं, जो आपका खाद्य परीक्षण है उसे मतलब खाने की चीज़ को बचाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई जैम बनाते हैं तो जैम के लिए जो हमारे लिए उसे बचाने के लिए यानी खाद्य परीक्षण का जो कार्य करता है वो कौन है, सोडियम बेंजेट। ठीक है, इसी के अलावा क्या अगला है हमारा सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ये भी क्या हमारे बहुत अच्छे तरीके से क्या किसी भी खाद्य परीक्षण करने के उपाय में से एक है जो कि हमारे रासायनिक के अंदर आता है। अगला हमारा नमक द्वारा परीक्षण। क्या नमक द्वारा परीक्षण किस चीज़ का किया जाता है? तो अक्सर आपने देखा होगा नमक द्वारा परीक्षण क्या मांस या मछली को क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनसे बचाने के लिए किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, जो आपका नमक होता है सूखा नमक उसे क्या करते हैं मांस के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है उसको रोक दिया जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो मांस वगैरह वो भी बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। अगला अपना तरीका है चीनी के द्वारा। अब ये चीनी के द्वारा भी होता है, तो हाँ चीनी के द्वारा जैसे आप कोई भी चीनी से मतलब कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, और जैसे कि जैम बनाया। अब जैम क्या थोड़ा तरल टाइप का होता है। अब जब आप उसमें चीनी मिला दोगे तो क्या होगा, उसका जो तरल है वो सूख जाएगा और जब तरल सूख जाएगा तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो जनन नहीं कर पाएंगे, यानी जो उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, और जब वृद्धि नहीं हो पाएगी तो हमारा जो भोजन है बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। अगला तरीका तेल द्वारा परीक्षण। तेल द्वारा परीक्षण ये तो सभी आपने घर पे देखा ही होगा अक्सर। क्या आपने खाना खाया है यानी अचार खाए हैं। अब जो आप अचार खाते हो तो वो जो अचार है बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। वो जो अचार है वो कहाँ रहता है, जो आपका अचार है या तो तेल में रहता है या सिरके में, और ये दोनों ही क्या है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। अपना अगला उपाय है गर्म एवं ठंडा करना यानी पाश्चीकरण। क्या अगर आप बच्चे अगर शहरों में रहते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जो यूज़ होने वाले जो दूध है वो थैलियों का होता है। अब थैलियों का जो दूध होता है उस पर सीधे एक तौर पे लिखा होता है पाश्चीकृत मिल्क। यानी भैया ये पाश्चीकृत मिल्क होता क्या है, ठीक है, तो सिंपल सा क्या, जो हमारा दूध होता है इसे हम क्या 70 डिग्री में लगभग 15 से 30 सेकंड तक क्या करते हैं, गर्म करके उबालते हैं और गर्म होने के बाद इसे तुरंत ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब जब वृद्धि रुक जाएगी तो क्या होगा, उसको हम बहुत लंबे समय तक टेक के रख सकते हैं। अब क्या जो एकदम हमने गर्म करके ठंडा किया, जो हमने 70 डिग्री में 15 से 30 सेकंड गर्म किया और फिर एकदम ठंडा कर दिया, तो क्या इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाश्चीकरण। इस पाश्चीकरण प्रक्रिया की जो खोज है वो लुई पाश्चर ने करी है और क्या इससे भी क्या हम अपने जो फूड को है बचा सकते हैं। आइए हम अगला अपना टॉपिक करते हैं भंडारण एवं पैकिंग। क्या आजकल के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट आप सभी ने देखे होंगे, वो जो पैकेट होते हैं वो एकदम सील पैकेट आते हैं, जिसके अंदर क्या ना वायु आ सकती है और ना बाहर जा सकती है। इससे भी क्या होता है, हम फूड को अपना बहुत लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब भैया नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है?
तो बेटा क्या, जब हम वायुमंडल में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको क्या करें, मिट्टी में मिला दें, तो वो आपका क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो वायुमंडल जो है आपका उसमें जो नाइट्रोजन वो अपने आप आके मिट्टी में मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है कि हमारा राइजोबियम नाम का एक जीवाणु। अब वो जीवाणु रहता कहाँ भैया, वो जीवाणु आपका लेग्यूम यानी दलहन का एक पौधा होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें रहता है। अब वो क्या करता है, जो वायुमंडल वो है आपका नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मिट्टी में। अब उसके बाद जब जैसे वो जो नाइट्रोजन है मिट्टी में मिल जाता है, तो वहाँ से जो हमारे पेड़ पौधे अपनी जड़ों की सहायता से उस नाइट्रोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और इसी प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में हमेशा एकदम स्थिर रहती है। अब कैसे रहती है उसे हम जानेंगे अगले टॉपिक में। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। अब भैया नाइट्रोजन चक्र होता है क्या है, क्या जब हम क्या करें, हमें पता है जैसा कि जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर क्या 78% नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन क्या होती है वायुमंडल में, अब ये नाइट्रोजन जाएगी कहाँ, मिट्टी में मिलेगी। अब क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो अब क्या राइजोबियम इन्हें कहाँ मिलाएगा, मिट्टी में मिलाएगा, और मिट्टी से पेड़ पौधे इन्हें क्या करेंगे, वापिस अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करेंगे, और पेड़ पौधों को फिर क्या हम खाते हैं, और जैसे हम पेड़ पौधों को खाएंगे तो वो नाइट्रोजन का हमारे अंदर आ गया। अब जब हमने खा लिया तो कभी ना कभी या तो हम खाएंगे या कोई जानवर खाए, और कभी ना कभी हमने जो खाया ये नाइट्रोजन, अब जब हम मर जाएंगे या जानवर मर जाएंगे तो वो क्या मिट्टी के अंदर कंपोज होंगे। अब जब कंपोज होंगे तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या डिकम्पोज करते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ इन्हीं में ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जो हमारे अंदर मौजूद नाइट्रोजन है उसको वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता रहता है। तो हमारा नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, यानी क्या वायुमंडल का नाइट्रोजन कहाँ गया, मिट्टी में, और मिट्टी से वापस कहाँ आया, वायुमंडल में। इसी चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते रहे हैं। बच्चों अपना ये चैप्टर होता है समाप्त। अब अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।